नमस्कार, मैं CS पटेल, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। तो बच्चों, कक्षा 10वीं की बात करेंगे और कक्षा 10वीं में बच्चों आज हम देखने वाले हैं भूगोल। तो सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक दिखाई दे रही है। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं इस बच्चों तीसरा पाठ प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र भाग 3 की बात करेंगे, यानी फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज पार्ट 3 की आज हम बात करने वाले हैं। मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो आइए बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे पार्ट 3। तो बच्चों अब तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अध्ययन कर लिया है। इस बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, हम जो अध्ययन करने वाले हैं इस बच्चों पूरे वर्ष भर अध्ययन करने वाले हैं भारत और ब्राजील। तो बच्चों स्क्रीन पर देख सकते हैं आप भारत बाईं ओर और दाहिनी ओर आप ब्राजील को देख रहे हैं। तो पूरे वर्ष हम भारत और ब्राजील का अध्ययन करने वाले हैं, राइट। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको। तो चलिए बच्चों हम भारत की बात करते हैं। इस बच्चों उसी क्रम में बच्चों हमने जहां तक पढ़ा हुआ उसके आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम इस प्रायद्वीप की बात करेंगे। बच्चों इसके पहले आपने अगर हम बच्चों भारत की बात करें तो भारत हिमालय की बात करें, उत्तर भारतीय मैदान की बात करें, इस बच्चों इसका विस्तार से आपने अध्ययन किया हुआ है इसके पहले के भाग में। तो बच्चों आज उसी क्रम में हम प्रायद्वीप की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रायद्वीप यानी द पेंसुला उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश के दक्षिण की ओर फैला हुआ एवं हिंद महासागर की ओर शंक्वाकार होता जाने वाला प्रदेश भारतीय प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों स्क्रीन पर हम आपको दिखाएं कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस शंक्वाकार की बात कर रहे हैं, राइट। तो उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश के दक्षिण की ओर का ये भाग जिसकी हम बात करें बच्चों, ये जो शंक्वाकार की बात कही जा रही है, राइट। तो बच्चों ये जो पूरा क्षेत्र है जिस शंक्वाकार के रूप में है, कॉनिकल रूप में है, और बच्चों यही भारतीय प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। इसे आपको ध्यान रखना है। इसमें अनेक छोटे बड़े पर्वत एवं पठार हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों इनमें से उत्तर की ओर अरावली, इसमें अगर आपको हम अरावली की बात करें बच्चों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरावली, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अरावली इसके मध्य में लिखा हुआ है। और ये जो अरावली पर्वत है बच्चों, ये अरावली पर्वत आपको ध्यान रखना है, बहुत ही चर्चित है और ये सर्वाधिक प्राचीन बलित पर्वत है अरावली, राइट। और इस भाग में समतल मैदानों को सीमांकित करने वाले पठारों की श्रृंखला है बच्चों, जिसमें विंध्य सतपुड़ा पर्वत, ये बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर पर्वतों की पठारों की श्रृंखला आपको देख सकते हैं, जैसे आप बुंदेलखंड पठार की बात करें, ये और इसके अलावा जैसे हमने इस विंध्य सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर विंध्य पर्वत की बात करें, विंध्य पर्वत, इसके बाद आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ आपको जो दिखाई दे रही हैं। तो ये सब जो पहाड़ियां हैं इनकी हम बात कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से बच्चों, और पश्चिम एवं पूर्व घाट, जिस बच्चों जो कि पश्चिम घाट की बात करें तो ये पश्चिम घाट बच्चों आप देख सकते हैं, जिसमें बच्चों जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, और अगर ये बच्चों पश्चिम घाट और पूर्व घाट की बात करें तो ये पूर्व घाट जो कि काफी कटा फटा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है इस बच्चों। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं भारत के इस बच्चों, हम तटीय प्रदेश की बात करें बच्चों, ये समुद्र के तटवर्ती प्रदेश की अगर भारत की बात करें बच्चों तो भारत को करीब 7500 किलोमीटर लंबाई का तटीय प्रदेश प्राप्त है। ये बच्चों अगर तट की बात करते हैं यानी समुद्र के तटवर्ती प्रदेशों की बात कर रहे हैं, ये तट प्रायद्वीप के पूर्व और पश्चिम की ओर है। ये जो पेंसुलर एरिया की हम बात कर रहे थे, राइट बच्चों, तो यहाँ से ये देखिए जो हम बात कर रहे हैं, तो ये तट चाहे हम पूर्वी तट की बात करें या पश्चिमी तट की बात करें तो ये पश्चिमी तट आपको ध्यान रखना है बच्चों। इन दोनों तटीय प्रदेशों में बहुत भिन्नताएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी तट, जहां पर पश्चिमी तट की अगर हम बात करें बच्चों तो पश्चिमी तट देखिए ये जो दिखाया आपको दे रहा है अरब सागर से
सटा है, यह पथरीला है और पश्चिमी घाट की अनेक पर्वत श्रृंखलाएं तट तक आई हुई हैं। राइट, तो पश्चिमी घाट से जो भी ये अगर हम बात करें बच्चों, जो पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो ये पश्चिमी घाट की हम जो बात कर रहे हैं, अनेक पर्वत श्रृंखलाएं तट तक आई हैं और इस तट की चौड़ाई भी कम है, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट से अधिक तेज बहने वाली नदियां, लेकिन छोटी नदियां हैं बच्चों यहाँ पर आकर मिलती है, इसीलिए ये जब गिरती हैं छोटी होती हैं, तेजी से समुद्र में विलीन हो जाती हैं और डेल्टा नहीं बना पाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब पूर्वी तट की बात करते हैं बच्चों, परीक्षा में पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की नदियां और पूर्वी घाट की नदियों में क्या अंतर है, तो जहां पर पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, वहीं पूर्वी घाट की नदियां जिस बच्चों भारत में जो है ये डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि ये लंबी यात्रा तय करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अपने साथ जो बहा कर लाए हुए जो अवसाद हैं, ये जिसे कहते हैं डिपोजिशन कहते हैं, यानी निक्षेपण कहते हैं, तो जो अवसाद है बच्चों ये जमा करते हैं तट पर और इसीलिए नदियों के मुहाने पर ये क्या बनाते हैं बच्चों, ये बनाते हैं त्रिभुज, जिसे डेल्टा कहा जाता है। तो चलिए ये आपको ध्यान रखना है पश्चिमी और पूर्वी तट की नदियों के संदर्भ में। आइए बच्चे इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं आइलैंड की, यानी द्वीप समूह की बात कर रहे हैं। भारत की मुख्य भूमि के तट के पास अनेक छोटे बड़े द्वीप हैं। इस बच्चों मुख्य द्वीप की हम जब बात कर रहे हैं तो मुख्य भूमि के पास जो अनेक छोटे बड़े द्वीप हैं उनकी बात करें। इनका समावेश तटीय द्वीप समूह के रूप में किया जाता है। इसके अलावा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों में एक बड़ा बड़ा द्वीप समूह है। जिस बच्चों छोटे छोटे द्वीप समूह तो और भी हैं, राइट, लेकिन बच्चों अगर बड़े द्वीप समूह की बात करें तो ये अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों में एक बड़ा बड़ा द्वीप समूह है। जो अरब सागर की बात करें तो अरब सागर के द्वीप समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। यस बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिनकी हम बात करें, ये देखिए लक्षद्वीप नाम से जाना जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अरब सागर के द्वीप समूह को लक्षद्वीप कहते हैं और बंगाल की खाड़ी में जो स्थित द्वीप है बच्चों, इन्हें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। राइट बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों यहीं पे इंदिरा, जिस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु, इस बच्चों इंदिरा पॉइंट पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं जहां पर लक्षद्वीप की अगर बात करें जो कि अरब सागर में है, तो लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप क्या है बच्चों, एटाल हैं। ये आकार में छोटे और उनकी ऊंचाई कम है। अंडमान द्वीप समूह की बात करें बच्चों तो प्रमुख रूप से ये ज्वालामुखी द्वीप हैं और बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आकार में बड़े हैं तथा उनके आंतरिक भागों में ऊंची पहाड़ियां हैं। और इसी समूह के बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, परीक्षा में पूछा जाता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है। यस बच्चों, बैरन जिसका नाम है और वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। राइट, तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए बच्चों हम आइलैंड्स की बात कर लिए, आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों हम बात करेंगे ब्राजील की ओर बढ़ते हैं क्रम में। यस बच्चों, तो विशाल कगार की बात करेंगे। यस बच्चों, तो अगर हम बात करें ब्राजील की तो बच्चों ब्राजील को इसके पहले आपने, इस बच्चों ब्राजील के अगर हम बात करें तो ब्राजील के उच्च भूमि के संदर्भ में आपने विस्तार से देख लिया है। तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए विशाल कगार की बात कर रहे हैं। ये प्राकृतिक भाग भले ही क्षेत्र की दृष्टि से छोटा है, किंतु उसकी ढलान की प्रकृति को देखते हुए और जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों को देखकर इसे स्वतंत्र विभाग माना जाता है। यस बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं विशाल कगार की, राइट, तो ध्यान रखिए जिस विशाल कगार की बात कर रहे हैं बच्चों, ये विस्तार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस पॉइंटर की मदद से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये विशाल कगार बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, उच्च भूमि। ये बच्चों जब हाईलैंड की बात करते हैं, ब्राजील हाईलैंड यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उच्च भूमि की पूर्व दिशा इस कगार के द्वारा अंकित होती है। तो बच्चों इसकी पूर्व दिशा यही पूर्व दिशा है, राइट। और बच्चों ये इस भाग में उच्च भूमि की ऊंचाई 790 मीटर है। राइट बच्चों, पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों हम ब्राजील की बात करें, ब्राजील के विशाल कगार की बात कर रहे हैं। राइट बच्चों, और इस विशाल कगार के कारण दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौनिक
पवनों के प्रवाह में बाधा आती है। तो बच्चों इसका कगार, जब हमने कहा कि चूंकि विशाल कगार है, इसीलिए जब दक्षिणी पूर्वी, यस बच्चों दक्षिणी पूर्वी की बात करें तो यहाँ इस ओर पूर्व और इस ओर दक्षिण, राइट। तो जब दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, जो यस बच्चों जो ट्रेड विंड्स जिसे कहा जाता है, तो जब व्यापारिक दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवने जो है यहाँ पर आती है, तो निश्चित रूप से ये जो कगार हैं उसमें बाधा यानी अवरोध उत्पन्न करते हैं। और इसीलिए बच्चों ये उसके पार यानी विशाल कगार के उस पार क्या बन जाएगा, उस पार बच्चों बन जाएगा पवन विमुख ढाल, यानी जिसे कहते हैं वृष्टि छाया का प्रदेश तैयार हो जाता है बच्चों। और इस प्रदेश के उत्तर की ओर के भाग का वर्णन अनावेश चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर किस कगार को आपको ध्यान रखना है, इसके संदर्भ में पूछा जा सकता है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। जिस बच्चों अगर हम बात करें तटीय प्रदेश की, जिस बच्चों तो समुद्र तटीय प्रदेश की बात करें तो ब्राजील को करीब 7,400 किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है। इस बच्चों इस तटीय प्रदेश को उत्तरी व पूर्वी भागों में बांटा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें, जिस ब्राज़ील की बात कर रहे हैं तो कहाँ से शुरू होता है, अगर हम इस दो क्षेत्रों की जो बात कर रहे थे यानी उत्तरी की अगर बात करें उत्तरी, तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों आपको फ्रेंच गियाना आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट। तो जो इसका जिस बच्चों अगर हम यूँ कहें कि इसका जो पूर्वी हिस्सा है इस बच्चों, तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है ये यहाँ से शुरू फ्रेंच गियाना से शुरू होकर के बच्चों आगे देखिए कहाँ तक जाता है, आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। उत्तर के अमापा इस बच्चों, तो ये जो फ्रेंच गियाना की बात कर रहे हैं यहीं पास में है अमापा। आप चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख लीजिए छोटा एक मानचित्र जो दिखाई दे रहा है ब्राज़ील का, यहाँ पर देखिए अमापा लिखा हुआ है, राइट। तो बच्चों यहीं से ये शुरू होता है, जो हम यहाँ दिखा रहे थे आपको यही है वो स्थान अमापा, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से शुरू होता है। जिस बच्चों ये जो तटवर्ती प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ से शुरू होता है। तो बच्चों यहाँ से लेकर कहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर के है रियो ग्रांडे डो नॉर्टे, और ये कहाँ है बच्चों, रियो ग्रांडे डो नॉर्टे देखिए यहाँ तक है, यानी ये पूरा हिस्सा बच्चों आपको ध्यान रखना है किसमें आता है, पूर्वी हिस्से में आता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से बच्चों इस उत्तर के यानी उत्तरी क्षेत्र के यहाँ से अमापा से पूर्व के रियो ग्रांडो तक ये जो है ये तट ध्यान रखना है आपको। और इसके आगे यानी ये समझ लीजिए कि पूर्वी और उत्तरी हिस्से में है, राइट। तो चूंकि ये पूर्वी हिस्सा है, राइट, और ये हिस्सा उत्तरी क्षेत्र में आ जाएगा पूरा, तो इसीलिए इस बच्चों इसे उत्तरी तट के रूप में जाना जाता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, अमापा से लेकर के रियो ग्रांडे डो नॉर्टे यहाँ तक उत्तरी तट जो है इसे कहा जा सकता है। और उसके आगे रियो ग्रांडे डो नॉर्टे से शुरू होकर के बच्चों उसके इस तरफ अगर आगे इधर बढ़ते हैं, यहाँ से कहाँ तक आप देखिए, तो बच्चों यहाँ से आप देख लीजिए वो स्थान यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस तरह से यहाँ तक आप देख सकते हैं, जो कि उससे आगे दक्षिण दिशा में फैले हुए ये देख सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से ये पूर्वी तट के रूप में जाना जाता है, ये पूर्वी तट के रूप में जाना जाता है, ये उत्तरी तट के रूप में जाना जाता है, राइट। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों हम तटीय प्रदेश की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है इस बच्चों। और इस तट पर दूर दूर तक फैली हुई पुलिन एवं तटीय बालुका भित्तियां दिखाई देती है। कुछ भागों में इन किनारों की रक्षा प्रवाल भित्तियां एवं द्वीपों द्वारा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूर्वी तट पर अनेक छोटी नदियां आकर मिलती है और इस भाग में बच्चों साओ फ्रांसिस्को नाम की एक बड़ी नदी अटलांटिक महासागर में मिलती है। यस बच्चों आप देख सकते हैं जिस साओ फ्रांसिस्को नदी की बात कर रहे हैं, राइट, आप देख सकते हैं यस, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गिर रही है। तो इस तरह से बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। हम बच्चों अभी बात करेंगे मैदानी प्रदेश की। तो ब्राजील में मैदानी प्रदेश दो विभागों में दिखाई देते हैं बच्चों, उत्तर की ओर का अमेजन की मैदान का भाग और दक्षिण की पश्चिम का पराग्वे पराना नदियों का भाग। तो उत्तर की ओर अमेजन नदी का जिस बच्चों अगर बात करें तो हम मैदानी प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो ये उत्तर की ओर का अमेजन की मैदान बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर अगर मोटे तौर पर आप देखें यस बच्चों तो
ये अमेजन नदी का मैदान आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो बड़े पैमाने पर अगर आप बच्चों देखते हैं तो ये जो अमेजन नदी का ये बच्चों जो कछारी क्षेत्र है, राइट, ये देखिए एक बड़ा मैदानी प्रदेश आपको दिखाई देता है। और बच्चों जो पीला डार्क येलो आपको दिखाई दे रहा है, या आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, आप इंडेक्स के माध्यम से समझ सकते हैं, यहाँ पर ऊंचाई के दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं। तो मैदानी क्षेत्र आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि ब्राजील में मैदानी क्षेत्र कहाँ कहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो एक उत्तर की ओर आपको दिखाई दे रहा है और एक दक्षिण पश्चिम की ओर आते हैं। दक्षिण पश्चिम की ओर जब आते हैं तो पराना और पराग्वे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर पराग्वे की बात करें, ये तो आप देख सकते हैं पराग्वे, यहाँ नदी आपको दिखाई दे रही है, इसका मैदानी क्षेत्र देख लीजिए, और एक पराना आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मैदानी क्षेत्र है। तो ये भी बच्चों दक्षिण पश्चिम की जो बात करते हैं तो पराग्वे और पराना नदियों का भाग ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, पैराग्वे और पराना नदी का जो मैदानी क्षेत्र है वो ध्यान रखना है। अमेजन ब्राजील का सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। यानी भारत का फिजियोग्राफिक रीजन आपको जिस तरह से ध्यान रखना है, उसी तरह से ब्राजील का भी जो फिजियोग्राफिक रीजन है, इस कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर मैदान है, तटीय, इन सबको अच्छी तरह से अपने दिमाग में आपको रखना है। इस जो मैदानी प्रदेश की जहां बात कर रहे हैं तो अमेजन के मैदान का जो सामान्य ढाल है बच्चों वो किधर है, पूर्व की ओर है। यस बच्चों, तो ध्यान रखना है कि अमेजन की जो हम बात करें इसका मैदान का जो ढाल है वो सामान्यतः किस ओर है, पूर्व की ओर है, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों अमेजन घाटी ब्राजील के पश्चिम भाग में बहुत चौड़ी है, जहां पश्चिम भाग में आप देख सकते हैं करीब 1300 किलोमीटर चौड़ाई इसकी है। और बच्चों ये समझ सकते हैं कि और दो उच्च भूमियों जहां बहुत पास आती है वहां चौड़ाई करीब 240 किलोमीटर रह जाती है, यानी आगे जो है ये कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं गुएना उच्च भूमि आपको दिखाई दे रही है, राइट। इसके बाद ब्राजील उच्च भूमि का ये हिस्सा जहां आगे बढ़ते हुए इसीलिए यहाँ पर कम होकर के 240 किलोमीटर हो जाती है। जैसे जैसे अमेजन नदी अटलांटिक महासागर की ओर जाती है वैसे वैसे मैदान की चौड़ाई, जिस बच्चों आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको ध्यान रखना है। अमेजन की घाटी के वन जो है बच्चों वो उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रकार के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, तो चलिए बच्चों, अमेजन विश्व के उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि में से एक है। और बच्चों यह प्रदेश ब्राजील उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है और पेंटानल दलदल का प्रदेश, राइट। तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर पेंटानल की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं पेंटानल जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये दलदल का प्रदेश है। यस बच्चों, ये भी पूछा जा सकता है। आज बच्चों इसी क्रम में हम द्वीप समूहों की बात करेंगे, आइलैंड की बात करेंगे। तो बच्चों मुख्य भूमि के अलावा ब्राजील में कुछ द्वीप भी हैं। ये तो मुख्य भूमि आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा कुछ द्वीप भी हैं। इनका वर्गीकरण तटीय एवं सागरीय द्वीपों में किया जाता है। यस बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है जब हम बात कर रहे हैं, यस बच्चों द्वीप समूहों की बात करें तो इनका वर्गीकरण तटीय एवं सागरीय द्वीपों में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अधिकांश द्वीप निक्षेपण कार्य से बने हैं। यस बच्चों, ये जो द्वीप हैं किसकी वजह से बने हैं, निक्षेपण यानी डिपोजिशन की वजह से बने हुए हैं, निक्षेपण की वजह से। सागरीय द्वीप मुख्य भूमि से बने हैं और बच्चों सागरीय द्वीप मुख्य भूमि से 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो बच्चों इस मानचित्र में थोड़ा सा कम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक मानचित्र हम और आपको दिखाते हैं जिसमें आपको सागरीय द्वीप ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जरा यहाँ पे आप देखिए इस बच्चों, तो ये आप देखिए जो अटलांटिक महासागर की हम बात कर रहे हैं, राइट बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, साफ साफ आप देख सकते हैं। ये क्लियरिटी देखिए। और जिन सागरीय द्वीपों की बात करें जो कि मुख्य भूमि से करीब 300 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पर है, ये बच्चों यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये जो अधिकांश द्वीप है बच्चों निक्षेपण कार्य से बने, आपको ध्यान रखना है। और सागरीय जो द्वीप है मुख्य भूमि से जो बने हैं, राइट, जो सागरीय ये जो द्वीप है आपको जो दिखाई दे रहे हैं बच्चों छोटे छोटे, ये मुख्य भूमि से बने हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये करीब मुख्य भूमि यानी जो ब्राजील की हम बात करें यहाँ से करीब 300 किलोमीटर के आसपास
ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेंगे। चलिए बच्चों हम बात करेंगे जल प्रणाली की बात करेंगे, ड्रेनेज पैटर्न की बात करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे ब्राजील के। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राइट, नदियों की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ अगर अमेज़न की ही बात करें तो देखिए अमेज़न नदी ये बच्चों किस तरह से अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ किस तरह से ये बच्चों आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। और यहाँ पर कहाँ जाकर गिर रही है, मराजो द्वीप के पास जाकर के ये देखिए गिर जाती है, आप देख पा रहे हैं। तो ब्राजील के अपवाह तंत्र की बात करें यानी ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो ब्राजील के अपवाह तंत्र का विचार करते समय ध्यान में आता है कि इस देश में 3 प्रमुख नदियों के मैदान हैं। अमेज़न का मैदान ये बच्चों जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पूरे अगर हम पूरी जल प्रणाली पर अगर देखते हैं। इसके बाद दक्षिण पश्चिम की पराना पराग्वे, राइट, जो कि जिसकी अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं पराग्वे और पराना आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये दूसरा और तीसरा जो है ब्राजील उच्च भूमि के पूर्व की ओर का साओ फ्रांसिस्को एवं तटीय प्रदेश की नदियाँ, यानी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं साओ फ्रांसिस्को, ये बच्चों। इसके अलावा देखिए पैरनबा नदी है और इटा पेक्रू नदी है। तो ये जो नदियाँ हैं ये तीसरा। तो ये 3 मुख्य क्षेत्र जो है ब्राजील में है। इस बच्चों आपको ध्यान रखना है जब ब्राजील के ड्रेनेज की बात होती है इस बच्चों तो पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों हम अपवाह तंत्र की बात करें तो अमेज़न का अपवाह तंत्र पहले से हम देख लेते हैं। अमेज़न नदी का उद्गम पेरू देश के एंडीज पर्वत श्रृंखला की पूर्वी ढाल पर होता है, राइट बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर आप ध्यान रखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं यस बच्चों कि दक्षिणी अमेरिका के बात करें पश्चिम तट पर एक बड़ा सा पर्वतीय श्रृंखला, एक बड़ी पर्वतीय श्रृंखला जो कि एंडीज के नाम से जानी जाती है। और बच्चों ये जिस पेरू की बात कर रहे हैं, ये देखिए जिस पेरू की बात कर रहे हैं यहीं पर है। और बच्चों यहीं ये जो शुरू होती है इसकी पेरू देश के एंडीज पर्वत श्रृंखला की पूर्वी ढाल से ही ये नदी निकलती है, अमेज़न जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों जो ये नदी आप देख पा रहे हैं अमेज़न, ये पेरू, ये बच्चों पेरू के एंडीज पर्वत श्रृंखला की पूर्वी ढाल से निकलती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप पूरी तरह से स्पष्ट रहिए। यस बच्चों अमेज़न में पानी के निर्वहन की मात्रा विस्तृत है। और बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऊंचाई से निकलने वाली नदी, बेहद ऊंचाई से निकलने वाली नदी। और बच्चों इसकी जो क्षमता की बात करें करीब 2 लाख घन मीटर प्रति सेकंड है। तो बच्चों आप सोच सकते हैं कि इसकी गति कितनी ज़्यादा है, 2 लाख घन मीटर प्रति सेकंड। यस बच्चों और यही कारण है, इसीलिए नदी के उद्गम से नदी में संचित अवसाद तेजी से बह जाते हैं। इसीलिए नदी के मुहाने पर अवसादों का निक्षेपण बड़े पैमाने पर नहीं होता है, राइट। तो बच्चों ये भी ध्यान रखना है आपको अगर अमेज़न के संदर्भ में। तो इसीलिए जो अवसाद है वो तेजी से बह जाते हैं और इसीलिए नदी के मुहाने पर अवसादों का निक्षेपण बड़े पैमाने पर नहीं होता है। तो बच्चों ये भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। यस बच्चों तो आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। यस बच्चों तो बच्चों आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है जिन 3 क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ये अमेज़न नदी अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ जो कि दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। यस इसके बाद पराना और पराग्वे की हमने बात की और इसके बाद बच्चों साओ फ्रांसिस्को और ये जो तमाम नदियां हैं इसके आसपास। तो ये जो है आपको तीनों क्षेत्रों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आइए बच्चे इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। पराग्वे पराना अपवाह तंत्र, जिस बच्चों तो ये 2 नदियां ब्राजील के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बहती हैं। तो चलिए बच्चों एक मानचित्र में आपको हम दिखाते हैं कि ये जो 2 नदियां इस ब्राजील के दक्षिण पश्चिमी भाग में बहती हैं। ये दोनों नदियां ब्राजील के दक्षिण में स्थित अर्जेंटीना की प्लाटा नदी में जा मिलती हैं। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन पराना पराग्वे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर पराना आपको दिखाई दे रहे हैं। यस ये देखिए नदी आगे बढ़ करके किस तरह से यस यहाँ पर देखिए ला प्लाटा ये नदी जो है आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर आकर के ये मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको देखिए अर्जेंटीना लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यस तो इसका जो कि पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश की ये जो ला प्लाटा ये जो प्लाटा नदी है वहीं पर जाकर के मिल जाती हैं, राइट। तो ये ध्यान आपको रखना है, पूछा जा सकता है कि ये नदी
अर्जेंटीना, जो अर्जेंटीना देश के किस नदी में जाकर मिलती है, तो उसका नाम प्लाटा। ये पूछा जा सकता है। इन दोनों नदियों को एवं ब्राजील के दक्षिणी छोर में बहने वाली यूरुग्वे नदी को ब्राजील की उच्च भूमि के दक्षिणी ढाल से जल की आपूर्ति होती है। इसके अलावा बच्चों एक आपको नदी और दिखाई दे रही है, यूरुग्वे नदी। यूरुग्वे जो देख रहे हैं, राइट, इसका जो अगर हम जल की बात करें, यानी इसका जो इसको कह सकते हैं कि कहाँ से इसको जल की आपूर्ति होती है इस नदी में, तो बच्चों इस यानी यूरुग्वे को जो जल की आपूर्ति होती है वो ब्राजील के हाईलैंड से, ब्राजील की उच्च भूमि के दक्षिणी ढाल से, राइट, आप देख सकते हैं। यानी ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये और ये विस्तृत हिस्सा जो कि आगे हाईलैंड है, यहीं से इसको जल की आपूर्ति होती है। किसको? यूरुग्वे को आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों, साओ फ्रांसिस्को की हम बात करें तो यह ब्राजील की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है। तो स्क्रीन पर देख लीजिए, साओ फ्रांसिस्को बच्चों यहाँ आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो देखिए किस तरह से ब्राजील हाईलैंड से ये निकलती है और इस तरह से आगे बढ़ती हुई और जाकर के दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बच्चों यहाँ पे गिर रही है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यह ब्राजील की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी का संपूर्ण जलग्रहण कहाँ है बच्चों? ये पूरी ब्राजील की सीमा में ही है, आपको ध्यान रखना है। यस, यानी इसको जो संपूर्ण जल की बात करें बच्चों, जो मिलता है, यस, ब्राजील की ही सीमा में संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र इसका है। ब्राजील उच्च भूमि के पूर्व भाग में यह जलग्रहण क्षेत्र है। तो जैसा कि हमने कहा कि इसको जो मिलता है, जल मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? यानी साओ फ्रांसिस्को नदी की हम बात करें तो बच्चों यस, इसको ब्राजील जो हाईलैंड है, ब्राजील उच्च भूमि के पूर्वी भाग में, यस बच्चों, इसका जो पूर्वी भाग है, यहीं से इसको, इस क्षेत्र से ही इसको जल मिल जाता है। आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अगर भारत की बात करें तो भारत अपवाह तंत्र की बात करें बच्चों, भारत के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो उद्गम क्षेत्र के आधार पर भारत की नदियों को हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों के में विभाजित किया जाता है। तो एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी इस बच्चों प्रायद्वीपीय नदियों की जो बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख सकते हैं, यस बच्चों, अगर हम हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली तमाम नदियाँ, यस बच्चों, आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यस, गंगा की बात करें जो कि गंगोत्री से निकलती है, यहाँ देख सकते हैं गंगोत्री। यमुना की बात करें, देखिए यमुनोत्री से निकलती है, राइट। तो इस तरह से बच्चों इसके बारे में हम और आगे देखने वाले हैं। हिमालय की नदियों की बात करें बच्चों तो हिमालय की अधिकांश नदियां, प्रमुख नदियां विविध हिमानियों से प्रारंभ होती हैं, इस बच्चों, इसीलिए उनमें ग्रीष्म काल में भी जल का बृहद निर्वहन होता रहता है। यानी बच्चों जो हिमालय की नदियां हैं वे इसीलिए पेरेनियल कही जाती हैं, यानी सतत उसमें जल बना रहता है, क्योंकि ये हिमानी से निकलती है। और बच्चों हिमानी, जैसा कि गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में भी वे पिघलती रहती हैं और इसीलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं, उसमें पूरे वर्ष भर पानी बना रहता है। परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसीलिए ये जो नदियां हैं 12 मासी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रीष्म काल में भी ये आपको उसमें जल बना रहता है और वर्षा काल में उनमें बाढ़ आती है, ये बच्चों जल का स्तर बढ़ जाता है और ये नदियां 12 मासी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस बच्चों हम नदियों की बात करें भारत की, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों की बात करें बच्चों तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, झेलम की बात करें, रावी की बात करें तो आप देखिए इस तरह से, ये सिंधु की बात करें तो इस तरह से झेलम, चिनाब, रावी एवं ब्यास पश्चिमी हिमालय से अर्थात जम्मू और कश्मीर राज्य से ये निकल कर बहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, वे एक दूसरे के काफ़ी समानांतर बहती हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये नदियाँ देखिए, तो चाहे सतलज की बात करें, यस आप देख सकते हैं, रावी की बात करें, सिंधु की बात करें तो समानांतर रूप में बहती हैं। आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। गंगा नदी की बात करें, गंगा का हिमालय के गंगोत्री नामक हिमानी से उद्गम होता है। बच्चों अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी देख सकते हैं गंगोत्री नामक ग्लेशियर यानी हिमानी से, यहीं से निकलती है, अक्सर ये पूछा जाता है।
और ये गंगोत्री देखिए आप देख सकते हैं राकस झील के पास है, थोड़ा दूरी पर, और यहाँ मानसरोवर झील भी है, यहीं से ये निकलती है गंगा नदी, आपको ध्यान रखना है। यस बच्चों, हिमालय पार कर मैदानों में प्रवेश करने से पूर्व यस बच्चों वह पूर्व की ओर बहने लगती है। राइट, तो हिमालय पार करती है, आगे बढ़ती है, इसके बाद गंगा नदी पूर्व की ओर उसका जो है यस बच्चों बहाव शुरू हो जाता है। और बच्चों हिमालय में उद्गम पाने वाली गंगा की सहायक नदियां भी इसी तरह बहती है, चाहे गंगोत्री की बात करें, जो कि गंगोत्री यानी यमुनोत्री की बात करें, यमुनोत्री से निकलती यमुना, और आगे जाकर के यमुना नदी बच्चों ये जैसा कि आप जानते हैं इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गंगा नदी अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ आगे बढ़ती है, ये भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना का उद्गम यमुनोत्री में होता है, जिसकी अभी हमने चर्चा की। गंगा की एक और बड़ी सहायक नदी हिमालय के उत्तरी भाग में बहती है और हिमालय को पार कर भारत की सीमा में प्रवेश करती है। और बच्चों जब ये हिमालय देखिए यहाँ पर जिसकी हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही नदी है, और जब ये हिमालय में बहती है तो इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं सांगपो लिखा हुआ है, इस नाम से जाना जाता है। और जब यह हिमालय पार करती है तो उसके प्रवाह को देहांग कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर देहांग लिखा हुआ है। राइट, तो हिमालय को पार करते हैं जब यहाँ पे तो इसे देहांग कहते हैं। और आगे जब बहती बच्चे तो इसका नाम देखिए आगे ब्रह्मपुत्र यह इसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों द्वीपकल्पीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियों का पश्चिमी और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में विभाजन हो सकता है। यानी बच्चों प्रायद्वीपीय नदियों का पश्चिम और पूर्व की ओर, तो एक वे नदियां जो पूर्व की ओर बहती हैं और एक वे नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं। यस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रायद्वीपीय नदियों का निर्वहन वर्षा पर निर्भर करता है, इसीलिए इन नदियों की घाटियों में आमतौर पर बाढ़ का खतरा नहीं होता। यह नदियां मौसमी होती हैं बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ये नदियां मौसमी होती हैं। बारिश के समय में खूब पानी रहता है और गर्मियों में इनमें जो है पानी नहीं के बराबर हो जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखें। इसीलिए यस बच्चों ये नदियां पेरेनियल अर्थात सतत वाहिनी पूरे 12 मासी नहीं होती हैं। चलिए बच्चों बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों की बात करें तो प्रायद्वीप का अधिकांश भाग बंगाल की खाड़ी के जलोत्सारण क्षेत्र का भाग है। इसमें गंगा के अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों का मुख्य समावेश है। राइट, तो आप बच्चों देख सकते हैं गंगा अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ किस तरह से ये बच्चों आप देख सकते हैं आगे यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा और भी नदियाँ हैं जो आप देख सकते हैं बच्चों। यस, तो आप यहाँ पर आइए तो बड़ी नदियों में गोदावरी की बात करें तो गोदावरी व देखिए कृष्णा, कावेरी यहाँ आपको दिखाई दे रही है। ये पेन्नार, कावेरी यहाँ आपको दिखाई दे रही है। तो ये नदियाँ आप देख सकते हैं बच्चों जो कि बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इस तरह से पूछा जा सकता है। और बंगाल की खाड़ी में अगर गिरने वाली नदियों के नाम की बात करें तो बच्चों गोदावरी, कृष्णा व कावेरी इन तीनों नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान पर होता है। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों जिस पश्चिमी घाट की हम बात कर रहे थे, राइट, जो कि पश्चिमी घाट यहाँ पर ये उसकी जो पूर्वी ढलान पर है, यानी पूर्वी ढलान से ये नदियां निकलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों ये भी कभी कभी पूछा जाता है गोदावरी जलग्रहण की दृष्टि से भारत में दूसरे क्रमांक पर है, ये भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों लास्ट में थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। ब्राजील के पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर यस बच्चों जाने पर प्राकृतिक संरचना का क्रम क्या होगा। यस बच्चों क्या पूछा जा रहा है, पराना। देखिए यानी ध्यान से देखिए बच्चों, पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की यानी ये देखिए पश्चिमोत्तर से यानी इस ओर से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ना है इस बच्चों, यानी इधर से इस ओर की ओर बढ़ना है। तो रचना का क्रम क्या होगा, यानी पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर प्राकृतिक संरचना का क्रम क्या होगा। अभी इसमें 3 दिया है विकल्प, जैसे पराना नदी का मैदान, गुयाना उच्च भूमि या ब्राजील उच्च भूमि। फिर दूसरा दिया है गुयाना उच्च भूमि, अमेजन नदी का मैदान या ब्राजील उच्च भूमि। तीसरा दिया है तटीय प्रदेश, अमेजन नदी का मैदान। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका ये होगा, आपको अच्छी तरह ये ध्यान लेना है यस कि यहाँ से यहाँ पर क्या है। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है गुयाना हाईलैंड है, गुयाना उच्च भूमि है। जिस विद्यार्थी को ये याद रहेगा
वो तुरंत सही विकल्प तक पहुंच सकता है, यानी दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि गोयाना उच्च भूमि यहाँ पे है, राइट। तो उसके आगे अमेजन नदी का मैदान है और उसके आगे ब्राजील आइलैंड है। आपको हम दिखाते हैं, जरा इस मानचित्र में देख लीजिए, राइट। तो देखिए इस मानचित्र को अच्छी तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए गोयाना उच्च भूमि आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले। उसके आगे देखिए आपको दिखाई दे रहा है अमेजन का, यस, अमेजन नदी का ये पूरा मैदान आपको दिखाई दे रहा है। और इसके आगे आपको ब्राजील यहाँ पर उच्च भूमि आप देख सकते हैं, यस। तो इस तरह से बच्चों परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो आपको अच्छी तरह से ध्यान है, फिजियोग्राफिक रीजन अच्छी तरह समझ कर रखे हैं तो प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो गोयाना उच्च भूमि, अमेजन नदी का मैदान एवं ब्राजील उच्च भूमि, ये जो दूसरा विकल्प है ये यही सही है, ये उत्तर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया है। ओके बच्चों, खूब मेहनत कीजिए और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कीजिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।